नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो ये सुपर 20 बैच चल रहा है, इसकी आज कौन सी क्लास है? तो इसकी आज 9वीं क्लास है। जो साइंस की आज 9वीं क्लास है। 1 जुलाई से ये बैच चल रहा है, 1 जुलाई से कंटिन्यू चल रहा है ये। आज इसकी 9वीं क्लास है। आज आपके जो टॉपर अमन सर हैं वो आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज आपकी क्लास हम लेंगे। जैसे वो पढ़ाते थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपके टॉपर अमन सर हैं, आपको ये तो पता ही चल गया है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी उसमें बदलाव हो गया है। वो 6-7 अगस्त को होनी थी, अब वो 12 और 13 अगस्त को होगी। 12-13 अगस्त को होगी। तो इसलिए अब वो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए, इसके लिए वो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी ये 1-2 दिन में लेके आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनको वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी टाइम कम है उनके पास, इसलिए आपकी जो क्लास है आज हम लेंगे। आपको वो डेट का तो पता ही चल गया है, डेट का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज आपका ये क्लास थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कल से आपका उसी टाइम पे कंटिन्यू चलेगा, 8 से 9 शाम को और 8 से 9 सुबह। चलिए, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए तो आप लोगों को पता ही है, पीडीएफ लेने के लिए आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है उसकी, और आंसर देना पड़ता है। जब हम अटेंडेंस लेते हैं तब आप लोग अपना अटेंडेंस दें और आंसर दें क्वेश्चन का, तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा अयस्क आयरन का नहीं है? इनमें से कौन सा अयस्क आयरन का नहीं है? हेमेटाइट, सिडेराइट, गैलेना या मैग्नेटाइट? हेमेटाइट, सिडेराइट, गैलेना या मैग्नेटाइट? तो इसमें जो गैलेना है, गैलेना जो है वो आयरन का अयस्क नहीं है। गैलेना आयरन का अयस्क नहीं है। ये हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, सिडेराइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसमें जो हम नोट कराएंगे वो आप लोग नोट करते चलिए। अब आप लोगों को समय मिल चुका है, 6-7 दिन आगे बढ़ गई है डेट, तो आप लोगों को ढील नहीं देनी है। आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ये आप लोगों को ही केवल ये समय थोड़ी मिला है। ये तो आपके साथ जितने तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों के लिए ये समय बढ़ा है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप लोग ढील देंगे इसमें तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, हेमेटाइट का फॉर्मूला नोट करेंगे। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 ये हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है। सिडेराइट का क्या होता है? तो सिडेराइट का नोट करेंगे FeCO3। FeCO3 ये सिडेराइट का फॉर्मूला होता है। और मैग्नेटाइट का क्या होता है? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो गैलेना है वो आयरन का अयस्क नहीं है, ये तीनों आयरन के अयस्क हैं। तो ये गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना है आपका लेड का। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। लेड को सीसा भी बोलते हैं, हिंदी में लेड को सीसा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो चीज़ हम आपको नोट करा रहे हैं वो आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करिए। रासायनिक संयोग के कुल नियम हैं। रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम होते हैं? तो रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो 5 नियम कौन कौन से होते हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 5 नियम कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोग नोट कर लीजिए, हम बोलते जा रहे हैं। नंबर 1 होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था लेवोसिए ने।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोशिए ने दिया था, लेवोशिए ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोशिए ने दिया था। और आपका जो दूसरा है वो है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम है, नोट कर लीजिए आप लोग, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा नियम कौन सा है आपका? तो तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम है ये डाल्टन ने दिया था। ये सब आप लोग नोट करते चलिए। और चौथा कौन सा होता है आपका? चौथा होता है तुल्य अनुपात का नियम। चौथा है तुल्य अनुपात का नियम। तो जो तुल्य अनुपात का नियम है वो किसने दिया था? ये दिया था रिक्टर ने। तुल्य अनुपात का नियम रिक्टर ने दिया था। और पांचवा कौन सा है आपका? तो पांचवा है गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम। पांचवा है गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम। तो ये किसने दिया था? जो गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम है वो दिया था गे ल्यूसेक ने। वो दिया था गे ल्यूसेक ने। गे ल्यूसेक। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रासायनिक संयुग के 5 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम बनाने की विधि है। सोडियम बनाने की विधि है कास्टनर विधि, डाउन विधि, नमक के वैद्युत अपघटन से, या सभी। तो सोडियम बनाने की विधि कौन सी है? इसमें सभी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बनाने की विधि होती है, 2 विधियां होती हैं, कास्टनर विधि और डाउन्स विधि। लेकिन डाउन्स विधि में क्या करते हैं? डाउन्स विधि में नमक के सांद्र वैद्युत अपघटन से, नमक के सांद्र विलयन के वैद्युत अपघटन से भी सोडियम बनाते हैं। जो डाल्टन विधि होती है इसमें नमक के सांद्र विलयन से वैद्युत अपघटन से भी सोडियम बनाते हैं। तो इसका सभी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बोरेक्स में जल के अणु होते हैं। बोरेक्स में जल के अणु कितने होते हैं? 24, 6, 10 या 2। तो आप लोग बोरेक्स का फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 Na2B4O7.10H2O Na2B4O7.10H2O। तो इसमें जल के अणु कितने होते हैं? 10। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका आग बुझाने में उपयोग होता है। आग बुझाने में किसका उपयोग होता है? तो आग बुझाने में किसका उपयोग होता है? ये सभी का उपयोग होता है आग बुझाने में। इन सभी का उपयोग आग बुझाने में होता है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल में कौन सी धातु सबसे अधिक % में होती है? पीतल में कौन सी धातु सबसे अधिक % में होती है? जिंक, एल्यूमिनियम, निकिल या कॉपर। तो पीतल में कौन सी धातु सबसे अधिक % में पाई जाती है? वो होती है कॉपर। पीतल में सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका NO उत्प्रेरक का कार्य करता है। NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है डीकन विधि में, संपर्क विधि में, शीश कक्ष विधि में या ओस्टवाल्ड विधि में। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो शीश कक्ष विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड शीश कक्ष विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। शीश कक्ष विधि किसे बनाने में प्रयोग की जाती है? शीश कक्ष विधि का प्रयोग H2SO4 के निर्माण में किया जाता है। शीश कक्ष विधि का प्रयोग H2SO4 को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका COCl2 बनाया जाता है। COCl2 किससे बनाया जाता है? CO + Cl2 से, CHCl3 + O2 से, या A and B दोनों। तो जो COCl2 होता है ये A and B दोनों से ही बनाया जाता है। CO + Cl2 बराबर भी COCl2 हो जाएगा और CHCl3 + O2 इसकी क्रिया कराएंगे तब भी COCl2 बनेगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्फ बनाने में गैस उपयोगी है। बर्फ बनाने में गैस उपयोगी है। बर्फ बनाने में कौन सी गैस उपयोगी होती है? CO2, Cl2, NH3 या CO+Cl2? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या CO2+O2? तो बर्फ़ बनाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? वो की जाती है अमोनिया। बर्फ़ बनाने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, साइनेमाइड विधि से गैस बनाई जाती है। साइनेमाइड विधि से कौन सी गैस बनाई जाती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, ए एंड बी दोनों या क्लोरीन? तो साइनेमाइड विधि से कौन सी गैस बनाई जाती है? साइनेमाइड विधि से अमोनिया बनाई जाती है। साइनेमाइड विधि से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो अमोनिया बनाई जाती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना है? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। H2O में इसका भार कितना है? H2 का भार कितना है? H का 1 होता है और 2 H हैं, तो इसका भार 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का भार होता है 16। ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2/16। 2 बन जा, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 1:8। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, pH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। pH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इसका पहले आप लोग आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा -3। pH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या होती है -3। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? ऑक्सीकरण संख्या वो होती है, यदि बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, यदि बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। बाह्यतम कोश में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो यही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। और यदि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको n-8 कर देते हैं। n-8 करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। गला थोड़ा खराब हो गया है आज। तो इसकी P की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? जो फास्फोरस होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो जो फास्फोरस होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है। तो इसको क्या करेंगे? 2,8, 8 और 2 10 हो गए। अब 5 बचा तो 5। बाह्यतम कोश में कितने आ गए? बाह्यतम कोश में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 से तो ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? n-8 करके निकालेंगे। तो n कितना दिया हुआ है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है? 5। 5 - 8, तो 5 - 8 बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो इसका -3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत संयोजक बंध का उदाहरण है। वैद्युत संयोजक बंध का उदाहरण है CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या CaCl2? तो इसमें वैद्युत संयोजक बंध का क्या उदाहरण है? CaCl2। जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं आप लोग नोट कर लीजिए। वैद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं? वैद्युत संयोजक बंध वो जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। वैद्युत संयोजक बंध
इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे, जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, या धातु और अधातु के बीच। धातु और अधातु के बीच कौन से बंध बनते हैं, तो वो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं। तो इसमें CaCl2, इसमें जो आपके जो क्लोरीन है ये तो आपका नॉन मेटल है, ये धातु है, और जो कैल्शियम है ये धातु है, मेटल है। तो इन दोनों के बीच जो बंध बनता है वो वैद्युत संयोजक बंध होता है। तो इसमें एक धातु है एक अधातु है, तो इनके बीच बनने वाला बंध कौन सा होगा, वैद्युत संयोजक बंध। तो इसका ये डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें CO2 में तो दोनों ही अधातु हैं, ऑक्सीजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, जितनी गैसें होती हैं सब नॉन मेटल की श्रेणी में आती हैं, एक आध को छोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य है, एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य है C2H6, C2H2, C2H4 या ऑल। तो एल्केन श्रेणी का जो द्वितीय सदस्य है वो कौन है, C2H6, C2H6 एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2। तो इसका दूसरा सदस्य है, तो n की जगह 2 रख देंगे, निकल आएगा C2H, 2 दूनी 4 +2 6, C2H6, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको एथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एथेन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका कीटनाशक है, इनमें से कीटनाशक कौन है, क्लोरीन, CHCl2, 666 या सभी। तो कीटनाशक कौन सा है, कीटनाशक है इसमें 666 जो है वो आपका कीटनाशक है। इसका ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसका ट्रेड नेम आप लोग नोट कराएंगे। इसका ट्रेड नेम होता है, नहीं, जो 666 होता है वो लिंडेन का ट्रेड नेम होता है, लिंडेन का ट्रेड नेम 666 होता है। लिंडेन का ट्रेड नेम क्या होता है, 666। ट्रेड नेम को क्या बोलते हैं, तो ट्रेड नेम को जो व्यापारिक नाम होता है, हिंदी में व्यापारिक नाम बोलते हैं, मतलब 666 नाम से ये दुकानदार बेचते हैं। तो जो व्यापारिक नाम है लिंडेन का वो है 666। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से प्राप्त होता ही है, पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होता है पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से, ये होता है एथेन। पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से एथेन प्राप्त होता है, C2H6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे सरल एरोमेटिक है, सबसे सरल एरोमेटिक है, इनमें से सबसे सरल एरोमेटिक कौन सा है, तो वो है बेंजीन। सबसे सरल एरोमेटिक है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C6H6। C6H6 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का, बेंजीन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या लिथियम। बहुत से लोग इसका आंसर हाइड्रोजन लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। इसमें सबसे हल्का तत्व नहीं पूछा है, इसमें पूछिए सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की जो धातु है, हाइड्रोजन तो आपका गैस है, तो जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। हाइड्रोजन और हीलियम तो ये गैस हैं, जो सबसे हल्की धातु है ये होती है लिथियम। धातु को मेटल बोलते हैं, धातु को मेटल बोलते हैं। ये कौन सी होती है, लिथियम। और अगर सबसे हल्का तत्व पूछा जाता तो ये हो जाता हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जीएस के क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जीएस का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे पामस्टर्न।
1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो था 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था ये तो आप लोग नोट कर लेंगे। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो अकबर के सेनापति अकबर के सेनापति कौन थे? बैरम खां। अकबर के सेनापति बैरम खां क्योंकि उस समय अकबर छोटे थे इसलिए वो लड़ाई बैरम खां ने लड़ी थी, अकबर के सेनापति। अकबर के सेनापति बैरम खां और किसके बीच हुआ था? तो हेमचंद के बीच। ये हिंदू शासक था। अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमचंद के बीच हुआ था। हेमचंद जो था वो हिंदू शासक था, इसको हेमू बोलते हैं, हेमू। तो अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था 1556 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमचंद या हेमू को पराजित किया था। ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, प्रथम युद्ध भी और द्वितीय युद्ध भी। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी, आप लोग नोट कर लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? ये लगवाई थी जहांगीर ने। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। ये सोने की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने सोने की जंजीर लगवाई थी। सोने की जंजीर। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। तो ये किसकी थी? सोने की जंजीर थी। ये औरंगजेब जो था वो तो क्रूर शासक था। औरंगजेब क्रूर शासक था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी, सोने की जंजीर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होता था? इसमें आप लोग समझ लीजिए, जब किसी आदमी को न्याय चाहिए होता था तो वो उस जंजीर के पास आके उस जंजीर को बजाता था। उस जंजीर को बजाता था, तब उसके जो उसके सेवक थे जो जहांगीर के, वो उसको महाराज के पास ले जाते थे, तब उसको न्याय मिलता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी या 4 फरवरी? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान दिवस भी बोलते हैं या मतदाता दिवस। ये जब कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रांची से, दिल्ली से, लखनऊ से या पटना से? तो जो आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी वो
झारखंड रांची से हुई थी। कहाँ से हुई थी? रांची से। झारखंड रांची। आयुष्मान भारत को और क्या बोलते हैं? तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये रांची झारखंड से शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है? इसमें मुफ्त इलाज होता है गरीबों का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? गोखले, तिलक, एस.सी. बोस या एनी बेसेंट? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल, झींगा उत्पादन, नदी जोड़ों या मशालों से? तो जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ों से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों से संबंधित है। और जो बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल से क्या संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति। ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। और जो झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है, झींगा और प्याज उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है। और जो मसालों से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो मसालों से संबंधित कौन सी क्रांति है ये आप लोग हमको बता देना। मसालों से संबंधित कौन सी क्रांति है? आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताना मसालों से संबंधित कौन सी क्रांति है। इस क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है? अगला क्वेश्चन देखिए। चलो, कोई विधेयक धन विधेयक होगा कौन निर्धारित करता है? कोई विधेयक धन विधेयक होगा ये कौन निर्धारित करता है? तो ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही ये निर्धारित करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर किसे बोलते हैं? नोएडा को। नोएडा को गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। तो जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो गौतम बुद्ध नगर या नोएडा है। नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। इसका कितना होता है? तो इसका लिंगानुपात होता है 851। और जो जौनपुर है, जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है। जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है। कितना होता है? 1024। 1024 जौनपुर का लिंगानुपात है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यूपी का लिंगानुपात कितना होता है, यूपी का लिंगानुपात कितना होता है? तो ये होता है 912। 912 यूपी का लिंगानुपात होता है 912। मतलब कि यहाँ पे लिंगानुपात का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझते हैं? लिंगानुपात का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, ये होता है लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा कितना किसका है? जौनपुर का। जौनपुर का है 1024। 1000 में 1024। और नोएडा का सबसे कम है, नोएडा या गौतम बुद्ध नगर का 851। और यूपी का अगर पूछ लिया जाए यूपी का है 912। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला देश नॉर्वे, फिनलैंड, चीन या अमेरिका? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है फिनलैंड। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप किससे संबंधित है? तो जो यूरो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वर्तमान में सभापति कौन है? इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ही में से आपका आंसर है। वर्तमान में सभापति कौन है, सुमित्रा महाजन या वेंकैया नायडू? तो जो वर्तमान में सभापति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ये वर्तमान में सभापति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? संतूर, शहनाई, बांसुरी या ढोलक? तो जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि संतूर वादक कौन है तो आप लोग नोट कर लीजिए, संतूर वादक कौन है? तो ये हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा ये हैं आपके संतूर वादक। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। और शहनाई वादक कौन है? ये तो बहुत लोगों को पता भी होगा। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इम्पोर्टेंट है ये, शहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नोट कर लीजिए आप लोग, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? 1853, 1925, 1972 या 1992? तो जो भारत में पहली विद्युत ट्रेन थी वो 1925 में चलाई गई। 1925, 3 फरवरी 1925 को, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई। ये जो सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपके टॉपर अमन सर आज की क्लास नहीं ले पाए क्योंकि आपके लिए वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, आपको और अच्छे क्वेश्चन कराए जाएं, इसलिए वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अभी वो आज नहीं करा पाए क्योंकि अभी वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं, तो इसलिए आज की क्लास आपकी हम ले रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, वैसे आपके 1-2 दिन में टॉपर अमन सर ही कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ग्लूकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत, कान, आंख या गला? तो जो ग्लूकोमा रोग होता है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? आंख। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सुबह भी क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के निर्माण में भाग लेता है? फलों के निर्माण में भाग लेता है, तो फलों के निर्माण में से कौन भाग लेता है? पुष्पक्रम। फलों के निर्माण में पुष्पक्रम भाग लेता है। ये बाह्यदल क्या करता है? तो ये बाह्यदल सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्यदल सुरक्षा प्रदान करता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और दल क्या करता है? तो दल कीटों को आकर्षित करता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। दल आपने देखा होगा, दल ज़्यादातर कलरफुल होते हैं। दल ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। और जो बाह्यदल है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस कुल में अंडाशय अधोवर्ती होता है? तो अंडाशय अधोवर्ती किस कुल में होता है? कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी दोनों में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी में अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाशय में बीजांड लगने के क्रम को क्या कहते हैं? अंडाशय में बीजांड लगने के क्रम को क्या कहते हैं? बीजांड न्यास, पुष्पक्रम, दल विन्यास या बाह्यदल? तो अंडाशय में बीजांड लगने के क्रम को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बीजांड न्यास। बीजांड न्यास किसे बोलते हैं? अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांड न्यास बोलते हैं। बीजांड न्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन बोलते हैं बीजांड न्यास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोंगे द्वारा परागण की क्रिया कहलाती है?
घोंघे द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है? आर्नेथोफिली, एंटमोफिली, क्रेप्टोफिली या नन ऑफ दीज। तो जो घोंघे द्वारा परागण की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेलिकोफिली। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका, इसका डी ऑप्शन ही हो जाएगा। घोंघे में परागण की क्रिया कहलाती है मेलिकोफिली। आप लोग नोट कर लीजिए, घोंघे में परागण की क्रिया क्या कहलाती है? मेलिकोफिली, मेलिकोफिली। आर्नेथोफिली किसमें कहलाती है? तो आर्नेथोफिली जो पक्षियों द्वारा परागण होता है, पक्षियों द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा परागण होता है उसे आर्नेथोफिली बोलते हैं। और एंटमोफिली, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एंटमोफिली है कीटों द्वारा परागण, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे एंटमोफिली बोलते हैं। और क्रेप्टोफिली किसे बोलते हैं? तो जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसे क्रेप्टोफिली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना अपना नाम भेज दीजिए, अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जिससे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना अटेंडेंस दे दिया होगा। तो चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग खोखला हो जाए तो, यदि किसी वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग खोखला हो जाए तो क्या होगा? तने की मृत्यु हो जाएगी, जड़ की मृत्यु हो जाएगी, संपूर्ण पादप की मृत्यु हो जाएगी या पादप जीवित रहेगा? तो यदि वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग खोखला भी हो जाए तब भी पादप जीवित रहेगा, पादप जीवित रहेगा। इसका डी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोभूमिक तने का रूपांतरण है। अधोभूमिक तने का रूपांतरण कौन सा है? तो जो राइजोम है वो अधोभूमिक तने का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजपत्री जड़ में संवहन मंडलों की संख्या कितनी होती है? बीजपत्री जड़ में संवहन मंडलों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6 से 15। बीजपत्री जड़ में संवहन मंडलों की संख्या होती है 6 से 15। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शीर्ष प्रभावित किस हार्मोन से होती है? जो शीर्ष होती है वो किस हार्मोन से प्रभावित होती है? ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से या इथाइलिन से? तो जो शीर्ष मतलब जो ऊपरी भाग होता है जड़ का और तने का, जो ऊपरी भाग होता है उसे शीर्ष बोलते हैं। तो वो किससे प्रभावित होता है? तो वो ऑक्सिन से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन से ही शीर्ष प्रभावित होता है। ये जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है और इथाइलिन, ये सब प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, H2O से H2 अंधकार विक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण या ऑक्सीजन का निर्माण? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड से O2 क्यों गलत है? तो ये इसलिए गलत है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? तो वो जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है वो H2O से आती है। ये किसने बताया था? तो ये रूबिन ने बताया था। ये किसने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है वो जल से आती है? ये रूबिन ने बताया था। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अच्छा प्रकाश संश्लेषी पादप है। अच्छा प्रकाश संश्लेषी पादप कौन सा है? C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैम प्लांट? तो जो सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी पादप है वो है C4 प्लांट। C4 प्लांट है वो सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी पादप है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने एटीपी बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने एटीपी बनते हैं? तो ये बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने एटीपी बनते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने एटीपी बनते हैं? ये बनते हैं 30 एटीपी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और 8 एटीपी जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बनते हैं।
8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बनते हैं। तो ऑक्सीशोषण में टोटल कितने एटीपी बनते हैं? तो ऑक्सीशोषण में टोटल 38 एटीपी बनते हैं। ऑक्सीशोषण में टोटल 38 एटीपी बनते हैं। 30 माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं और जो 8 हैं वो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में डाइसैकेराइड का उदाहरण है। निम्न में डाइसैकेराइड का उदाहरण है। इनमें से डाइसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च? तो जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है। सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है। और ये स्टार्च क्या है? स्टार्च है आपका पॉलीसैकेराइड। स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लीडरबर्ग ने, टाटम ने, ग्रिफिथ ने या ए एंड बी दोनों? तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। इन दोनों वैज्ञानिक ने जीवाणु में लैंगिक जनन का पता लगाया था, इन्होंने ही खोज की थी। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा में किस आकार का हरित लवक पाया जाता है? स्पायरोगायरा में किस आकार का हरित लवक पाया जाता है? मेखला आकार का, प्याले के आकार का, फीते के आकार का या त्रिभुज के आकार का? तो स्पायरोगायरा में किस आकार का हरित लवक पाया जाता है? ये होता है फीते के आकार का। स्पायरोगायरा में फीते के आकार का हरित लवक पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोग एक बार फिर से अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को ये तो हमने बता ही दिया है कि आपके आज टॉपर अमन सर ने क्लास नहीं ले पाई थी, वो क्या कारण था। तो वो आपको पता है कि ये तो आपको वीडियो मिल ही चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट था वो बढ़ चुका है। तो अब वो आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन की